हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। और मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना और 1556 ईस्वी में भारत की राजनीतिक दशा के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने दिल्ली सल्तनत उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बारे में एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ ही साथ जो भक्ति आंदोलन था, सूफी आंदोलन था, उसके बारे में भी अध्ययन किया और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनको भी हल किया। तो इसी क्रम में हम आगे एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और जो हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें, उनको भी देखिए। साथ ही वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे 1556 में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। जब मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी तो उस समय भारत में कैसी राजनीतिक आर्थिक स्थिति थी, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलते हैं वीडियो पर। 1556 में भारत की राजनीतिक दशा। 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की राजनीतिक व्यवस्था अत्यंत शोचनीय थी। देश अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित था, जहाँ छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे। इन राज्यों में परस्पर सदैव संघर्ष चलते रहते थे। दिल्ली की केंद्रीय शक्ति पूरी तरह कमज़ोर हो चुकी थी। इसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वह अराजक तत्वों पर नियंत्रण रख सके। इतिहासकार लैनपुल कहते हैं कि विजेताओं की जाति आपस में झगड़ने वालों की भीड़ बनकर सिंहासन प्राप्ति और उसके ऐश्वर्य को भोगने के लिए आपस में धक्का मुक्की करने लगी, परंतु उनमें से किसी भी में राजदंड धारण करने की क्षमता नहीं रह गई थी। एक और इतिहासकार आशीर्वाद लाल के अनुसार 16वीं शताब्दी के प्रथम 2.5 दशकों में हमारे देश की राजनीतिक अवस्था 11वीं शताब्दी के उन आरंभिक वर्षों की अवस्था से मिलती जुलती थी, जब भारतवर्ष जैसा विशाल देश आपस में झगड़ने वाले छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। इस प्रकार की शोचनीय राजनीतिक परिस्थिति से लाभ उठाकर ही बाबर ने 1556 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को परास्त करके दिल्ली में मुगल राजवंश की स्थापना की थी। बात करते हैं उत्तरी भारत के राज्य के बारे में। 15वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे और दिल्ली की केंद्रीय शक्ति एकदम क्षीण हो गई थी। बाबर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत में प्रमुख राज्य क्रमशः इस प्रकार थे। दिल्ली, जहाँ इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। बाबर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य दिल्ली था। इसका पहले वाला संपूर्ण वैभव समाप्त हो चुका था। कहने को तो दिल्ली का सुल्तान विशाल साम्राज्य का स्वामी था, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से उसका प्रभाव केवल दिल्ली और उसके आसपास के कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रह गया था। बाबर के समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। उसके कठोर और मनमाने व्यवहार से उसके सूबेदार, सैनिक, अधिकारी और राजदरबारी तंग आ चुके थे। वे सब उसके पतन के आकांक्षी थे। फलस्वरूप दिल्ली राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह हो रहे थे। लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोदी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। वह काबुल के शासक बाबर से भी गठजोड़ कर रहा था और दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसा रहा था। दरिया खां लोदी बिहार में स्वतंत्र शासक बन बैठा था। फलस्वरूप बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली राज्य पूर्णतः अव्यवस्थित था और निरंतर दुर्बल होता जा रहा था। बंगाल, जहाँ का शासक नुसरत शाह था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो था, जहाँ प्रशासक नुसरत शाह था। वह एक बड़ा योग्य और गुणवान व्यक्ति था। लोग उसके शासनकाल में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और संतुष्ट थे। मालवा,
जहाँ के शासक महमूद खिलजी। बाबर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत के प्रसिद्ध राज्य का शासक महमूद खिलजी द्वितीय था। वह एक अयोग्य शासक था। उसके समय शासन की वास्तविक शक्ति मेंदिनी राव नामक राजपूत सरदार के हाथ में थी, जो सुल्तान का मुख्य मंत्री था। मेंदिनी राव की बढ़ती हुई शक्ति से सुल्तान और मुस्लिम सरदार असंतुष्ट थे, अतः उन्होंने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाही की सहायता से मेंदिनी राव से युद्ध किया, लेकिन उन्हें पराजित होना पड़ा। मेंदिनी राव को मेवाड़ के राणा सांगा की सहायता मिली। उदार हृदय राणा सांगा ने मालवा का राज सुल्तान को वापस कर दिया और मेंदिनी राव को चंदेरी का स्वतंत्र शासक बना दिया। खिलजी सुल्तान की अयोग्यता के कारण मालवा की शासन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सका। गुजरात, जहां मुजफ्फर शाह शासन कर रहा था, सुदूर पश्चिम में स्थित गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह था। उसने गुजरात पर 1511 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक राज किया। अपने शासनकाल में वह मालवा और मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध में व्यस्त रहा। पानीपत के युद्ध के कुछ ही दिन पूर्व उसका देहांत हो गया और तब उसका पुत्र बहादुर शाह गुजरात का शासक बना। वह बड़ा योग्य और सफल शासक सिद्ध हुआ। आगे चलकर उसका मुगल सम्राट हुमायूं से काफ़ी संघर्ष हुआ था। मेवाड़, जहाँ का शासक राणा सांगा था। मेवाड़ उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध हिंदू राज्य था, जिस पर राणा सांगा अथवा राणा संग्राम सिंह का शासन था। इतिहासकार टोट के अनुसार राणा सांगा का प्रभाव लगभग संपूर्ण राजपूताने पर था। लगभग 80,000 घुड़सवार, 7 राजा और 104 सरदार युद्ध भूमि में उसके पीछे चलने को सदा तैयार रहते थे। राणा सांगा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि भारत में एक बार फिर हिंदू शासन स्थापित किया जाए। राणा सांगा निस्संदेह उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिससे बाबर को टक्कर लेनी थी। इसके बाद पंजाब, जहाँ दौलत खान लोधी शासन था। बाबर के आक्रमण के समय पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी था। यद्यपि वह दिल्ली साम्राज्य के अधीन था, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में देखना चाहता था। इतिहासकारों के अनुसार उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और इब्राहिम लोदी को समाप्त करने के लिए काबुल के शासक बाबर से पत्र व्यवहार कर रहा था। उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। इसके अलावा खानदेश, उड़ीसा और कश्मीर, सिंध में भी छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों के अतिरिक्त जो खानदेश, उड़ीसा, कश्मीर, सिंध भी उत्तरी भारत के उल्लेखनीय राज्य थे। खानदेश का शासक मीर मोहम्मद था। कश्मीर मोहम्मद शाह के अधीन था। सिंध में शासन सत्ता के लिए समा वंश और अफगान वंश में संघर्ष चल रहा था। उड़ीसा भी दलबंदियों का शिकार था। संक्षेप में इन सभी राज्यों की आंतरिक स्थिति दुर्बल और अशांतिपूर्ण थी। इसके बाद उत्तर भारत की स्थिति के बाद दक्षिण भारत के जो राज्य थे प्रमुख, जिसमें उत्तरी भारत के समान ही दक्षिण भारत की दशा संतोषजनक नहीं थी। बाबर के अनुसार उस समय दक्षिण भारत में 2 प्रमुख राज्य थे, बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य। इन दोनों ही राज्यों के शासक एक दूसरे के घोर शत्रु थे। वे आपसी युद्धों में अपनी शक्ति का व्यय कर रहे थे। बहमनी राज्य अपने वैभव को खोकर जीर्ण शीर्ण हो चुका था। उसके स्थान पर अब बीजापुर, बरार, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। इन राज्यों के शासकों में भी परस्पर संघर्ष होता रहता था। इनकी आपसी फूट से उत्साहित होकर विजयनगर का शक्तिशाली हिंदू राजा कृष्णदेव राय उन्हें अपने आक्रमण का शिकार बनाता रहा। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय दक्षिण में मुस्लिम शक्ति अपने अंतिम दिन गिन रही थी। जो विजयनगर राज्य था, हिंदू राज्य सुदूर दक्षिण में स्थित था। बाबर के आक्रमण के समय वहाँ का राजा कृष्णदेव राय था। के.एम. पनिक्कर के शब्दों में वह अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष और भोज की परंपरा में एक महान सम्राट था, जिसका राज अपने वैभव के शिखर पर था। बाबर के कथानुसार भी प्रदेश और सेना की दृष्टि से वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश था। इसके अलावा पुर्तगाली भी उस समय भारत में थे। बाबर के आक्रमण के समय पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर बस चुके थे। अपने योग्य गवर्नर अलुब बकर के नेतृत्व में उन्होंने गोवा पर अधिकार जमा लिया था। पुर्तगालियों ने भारत के व्यापारिक और राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की राजनीतिक दशा बहुत ही शोचनीय थी। मुस्लिम शक्तियाँ निर्मल और छिन्न भिन्न हो चुकी थीं तथा मेवाड़ द्वारा संगठित राजपूत शक्ति आसपास के राज्यों पर अधिकार करके एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य स्थापित करने को तत्पर थी। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा
कि जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी तो उसके पहले जो संपूर्ण भारत की स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो। इसके अलावा पुर्तगाली शक्ति का भी उस समय बोलबाला हो चुका था। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर के प्रमुख युद्ध। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।